रेसिपिक मिक्सचर से डिस्कशन कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंस टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंस टू न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जैसे कि आप सब जानते हैं क्लोरोबेंजीन जो भी होता है जिसमें ऊपर होता है क्लोरीन, जब आप इसका रेजोनेंस का स्ट्रक्चर निकालेंगे तो ये बनाएगा डबल बॉन्ड ऐसे, क्योंकि जो भी इस क्लोरीन का लोन पेयर है ये रिंग में आ जाएगा, रिंग में उतर के ये -4 को क्रिएट करेंगे। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप पढ़ा होगा, इधर एक माइनस, इधर एक माइनस, इधर एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, इधर क्लोरीन पे प्लस, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। ऐसे इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है कि इधर माइनस आएगा, एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर और प्लस चार्ज क्लोरीन के ऊपर, ठीक है। और थर्ड ये है वो आएगा इधर, ठीक है। ये हम आप सब देखा होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। या इसका हाइब्रिड ऐसे बना सकते हैं हम, रिंग के अंदर डॉट 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 और इधर एक डबल सिंगल बॉन्ड, फिर इसके ऊपर डॉट 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 और इधर -4, इधर -4, इधर -4। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि इधर क्लोरीन पे है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस पे है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो इसका आंसर हो सकता है एक है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन होता है एक -I ग्रुप और एक +M ग्रुप, यानी ये अपना जो भी लोन पेयर है एक ग्रुप में डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप में डोनेट करेगा। इससे क्या होगा, ग्रुप में इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/+M ग्रुप, यानी +M ग्रुप रहेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम रहेगा। क्या पूछा है, वाई क्लोरोबेंजीन रेजिस्टेंस टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका आंसर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इसके पास, दूसरा रीज़न है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +M ग्रुप, और क्लोरीन एक +M ग्रुप होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद NH2OH। ठीक है, जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले इसको मिटा लेते हैं, एक सेकेंड प्लीज़, ठीक है। एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है बेंजीन, बेंजीन का होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये आप अंडरस्टैंड कर लोगे। अब नेक्स्ट है ग्लूकोज का, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ NH2OH। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, वो होता है 1 2 3 4, इधर एक, इधर नीचे आएगा CH2OH, इधर होता है OH OH H, इधर इस तरफ आ जाएगा OH H H OH OH और H, ऊपर बनेगा CHO, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम। अब जब भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराना है आपको, जो है इस टाइप का, इधर N होगा, इधर डबल H यानी NH2, और इधर जो भी Z है, जो भी कंपाउंड हो सकता है, तब हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें वाटर निकालना होता है इस कंपाउंड से, ठीक है। इधर से हम वाटर निकालेंगे, वाटर निकाल के इसको डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, ये आएगा N, और इधर Z क्या है, OH है, और नीचे जो भी है ग्लूकोज का जो भी स्ट्रक्चर है आप उसको निकालेंगे। इसको हम कहते हैं ग्लूकोज ऑक्सीन, वो XIME। जब भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करेगा इस जेड के फॉर्म में तो ग्लूकोज बनाएगा ऑक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर वाई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं इधर एक कार्बन से लगा होता है NH2 ग्रुप, और इधर लगा होता है COH ग्रुप, और इधर आप मान सकते हैं जेड, यानी जो भी एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो सकता है। इसमें आप ये देख सकते हैं ये एक बेसिक ग्रुप है, और ये है एक एसिडिक ग्रुप। COH एक एसिड होता है, अगर इसका ड्यूटेरायन फॉर्म बनाओगे तो ये बनेगा NH2+, इधर का एक एसिड का हाइड्रोजन जाके उधर NH2 के पास आ जाएगा, इसलिए इधर आएगा NH2+, और दूसरा आता है COO-। जैसे कि आप देख सकते हैं बोथ एसिडिक और बेसिक ग्रुप, एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप एग्जिस्ट, एक ही मॉलिक्यूल में दोनों एसिड और बेसिक ग्रुप है, इसलिए एक एम्फोटेरिक की तरह एक्ट करते हैं। आपको इतना ही लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वाई विटामिन C कैनॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। अब सब जानते हैं कि फैट सॉल्युबल होते हैं कीड़ा, यानी KEDA, और वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन B और C। वाटर सॉल्युबल
ये क्या होते हैं, आपको सिर्फ इतना लिखता है कि विटामिन सी इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन विच रेडीली यानी वो ईजिली एक्सक्रिएट हो जाता है बॉडी से यूरिन की फॉर्म में, एक्सक्रिएट EXECRET एक्सक्रीट फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। आपको सिर्फ इतना लिखना था, एक इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। ये है 2 केस स्टडी के क्वेश्चंस। क्या है, अमीन से जो भी है आप पढ़ सकते हैं। हमें सिर्फ इसमें क्या पूछा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। आपको पता होगा कि बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और प्लस एम के होता है, और इनमें सिर्फ प्रोपोर्शनल टू होता है माइनस आई और माइनस एम। इसको आप चेक करेंगे तो इधर देख सकते हो, इधर एक है माइनस एम ग्रुप और इधर भी है माइनस एम ग्रुप। इधर तो कोई प्लस एम डायरेक्ट ग्रुप नहीं है, किस पे, एनिलीन पे। इसको हम कहते हैं एनिलीन, आपको पता होगा ये। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो भी बेसिसिटी होगा एनिलीन का होगा, क्योंकि दोनों में एक माइनस एम लगा है। माइनस एम बहुत रिड्यूस करता है। इधर तो NH2 कॉमन है, इधर CH2 एक प्लस आई या प्लस एम कह सकते हो, लेकिन इसका जो भी है, जो माइनस एम ग्रुप है NO2, वो उसका बेसिसिटी को रिड्यूस करेगा एनिलीन से। एनिलीन से तो इसका ग्रुप का जो भी है बेसिसिटी कम रहेगा, चाहे उस पर प्लस एम रहे, लेकिन NO2 उसको रिड्यूस करेगा, इसलिए इसका बेसिक ऑर्डर होगा एनिलीन। एनिलीन के बाद इसको हम कहते हैं प्लस एम। प्लस एम ग्रुप थोड़ा बेसिसिटी को बढ़ाएगा कंपेयर टू NO2। NO2 बहुत घटा देगा, ये माइनस एम ग्रुप है, इसलिए फिर आएगा 4 पे मिथाइल। इसको काउंट करेगा तो आएगा 4 मिथाइल और जो है ये है नाइट्रोबेंजीन भी कर सकते, इसको नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। और इसके बाद आएगा बेसिसिटी में सबसे लास्ट जो आएगा 4 नाइट्रो एनिलीन। इसका स्ट्रक्चर चाहिए तो इधर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। NH2, फिर है 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल और नाइट्रो NO2, फिर 4 नाइट्रो एनिलीन। इसका बेसिक ऑर्डर है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा क्योंकि इधर उनको NH2 देना था, इससे कंपेयर करने के लिए इजी होता था, लेकिन वो माइनस से हम देखे बहुत कंफ्यूज किया लगता है, ठीक है। फिर भी आप कर लिए होंगे मुझे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई PKB ऑफ एनिलीन इज मोर। PKB यानी बेसिक, जो भी बेसिक कैरेक्टर यानी KB पावर ऑफ बेस कहते हैं। PKB ऑफ एनिलीन इज मोर यानी एनिलीन का PKB ज़्यादा है, यानी इसका बेसिसिटी या KB वैल्यू होता है वो कम है। किससे, मिथाइलएमीन से। मिथाइलएमीन होता है CH3NH2। इसका भी वही है कि बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्लस एम या प्लस आई, और इनवर्स टू प्रोपोर्शनल टू 1/-m और माइनस आई। इधर एनिलीन में ये ग्रुप का कोई, ठीक है, अभी के लिए इसको नहीं लगा सकते, लेकिन एनिलीन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। एक एनिलीन है, इसका लोन पेयर क्या आएगा, रेजोनेंस में आएगा। इससे इसमें पूरा रेजोनेंस करके इधर अर्थ और पैरा जो भी पोजीशन है उधर थोड़ा इसका जो भी है बेसिक यानी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगा, यानी अमीन के लोन पेयर उतना फ्री नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो एक साइक्लोहेक्सीन होता है, यानी साइक्लोअमीन इसमें कोई बेंजीन का रिंग नहीं है, अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो अगर ये पूरा लोन पेयर फ्री रहेगा यानी इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। लेकिन इधर रेजोनेंस के होते हुए इधर क्या होगा, इसका बेसिसिटी यानी कम रहेगा, यानी इसका मतलब है PKB ज़्यादा रहेगा। अब वही होता है तो मिथाइलएमीन में क्या होता है, इधर तो लोन पेयर पूरा खाली है, इधर तो लोन पेयर रेजोनेंस में, और उसमें उससे भी ज़्यादा इधर एक प्लस एम ग्रुप लगा है। वो क्या करेगा, बेसिसिटी को बढ़ाएगा, यानी KB वैल्यू को बढ़ाएगा, लेकिन ये PKB वैल्यू को घटाएगा। इसका यही मीनिंग है कि इन एनिलीन इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेजोनेंस मेकिंग द एनिलीन less basic, increasing its PKB value, whereas in methylamine, being methyl is a plus M group which donates electron to the amine group present in the methylamine and increase its basicity, decreasing its PKB value. इतना ही था। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर इन एक्वियस सॉल्यूशन। आपको पता होगा एक्वियस सॉल्यूशन में 2 ऑर्डर होता है। एक होता है मिथाइल के लिए एक्वियस सॉल्यूशन में जो होता है
2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री। और ईथा यानी C2H5 के लिए होता है 2 डिग्री ग्रेटर दैन 3 डिग्री फिर 1 डिग्री। इधर हमको मिला है मीथेन, यानी मीथेन का ग्रुप है, इसलिए इसका आंसर होगा 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री, यानी इसका आंसर होगा फर्स्ट होगा CH3 होल 2 NH, और उसके बाद आएगा 2 के बाद 1 यानी CH3 NH2, फिर उसके बाद आएगा 3 डिग्री CH3 3 और N, इतना ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अम्लोसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इज़ नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर अमीन्स। आपको पता होगा कि अल्काइल अमीन यानी RX को जब हम अमीन से रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलता है R4N+X-, यानी अमीन का जो होता है ग्रुप +3, लेकिन उससे भी ज़्यादा रिएक्ट करके R4 बना के बाहर एक हेलोजन ग्रुप लगेगा। इसका मतलब है जब अमीन को हम अल्काइलेशन रिएक्शन करना चाहेंगे, यानी इसका लोन पेयर पे ये RX ग्रुप अटैक मारेगा। ऐसे करेंगे तो हमें मिलेगा 1 डिग्री का अमीन, यानी फर्स्ट डिग्री का अमीन, और उसके साथ ही हमें मिलेगा 2 डिग्री का अमीन, 2 डिग्री का अमीन, और उसके साथ मिलेगा हमें 3 डिग्री का अमीन, और लास्ट में हमें मिलेगा 4 डिग्री अमीन, यानी इस पर प्लस चार्ज आएगा R R R और R। इसलिए एक ही रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट देता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ यानी क्वाटरनरी। ये सारे सॉल्ट देने की वजह से एक अच्छा मेथड नहीं है किसको, Alkylation of halides in the presence of ammonia is not a good method for preparation of amylosis, because it not only gives monosubstituent product, it gives di, tri and quaternary salts of amine. So it is not a best method to prepare alkyl halides. Okay, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 आप इधर पढ़ सकते हैं, इधर लिखा है डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको पता होगा ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है कहाँ से, इनके हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से इनके लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक, नहीं तो सॉल्यूशन का लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है ऑस्मोसिस। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस वो प्रेशर होता है जब ये प्रोसेस चलता रहेगा ऑस्मोसिस का। इधर रह सकते हैं, इधर हमने एक डायग्राम रखा है, ऑस्मोसिस है, इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो एक सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मूव होने के लिए देता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जब सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट रहता है कहाँ से, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी इधर हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, प्योर वाटर। सॉल्ट वाटर में सॉल्यूट पार्टिकल्स है, सॉल्यूट पार्टिकल होने से मूवमेंट इधर से नहीं इधर ना होके मूवमेंट, असली मूवमेंट इधर से इधर होता है, किसका, ऑस्मोसिस का। लेकिन जब हम एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे इसके ऊपर, जब हम एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स उल्टा घूमना चालू कर देंगे। जब अब कहाँ से, वाटर से सॉल्ट में आ रहे थे, लेकिन अब सॉल्ट से वाटर में जाना शुरू कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। It is the pressure which we exert on one side of a solvent particle to oppose the natural flow of osmosis is called as reverse osmosis। चाहे तो इधर पर पढ़ सकते हैं, when pressure is applied to a solution on the side of the SPM with higher solute concentration, जैसे कि इधर देख सकते हैं, इधर सॉल्ट ज़्यादा है, यानी इसका सॉल्यूट का कंसनट्रेशन ज़्यादा है। द प्योर सॉल्वेंट इज फोर्स्ड टू मूव थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू द साइड। जैसे कि आपको पेपर में इंग्लिश सीखना होता है, इसलिए हमने इधर इंग्लिश लिखा है, अब पढ़ सके और इससे आपका एक आइडिया लगेगा कि कैसे लिखना चाहिए था आपको। और ऊपर का भी इधर दे सकते हैं कि वो कॉटन सॉल्ट, द सेपरेशन ऑफ दिस अमाइन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अमीन्स बाय अमोनोसिस। वही पढ़ सकते हैं आपकी इंग्लिश के लिए, ठीक है। ये रिवर्स ऑस्मोसिस, जो प्रेशर हम लगाएंगे जिससे नेचुरल फ्लो का ऑस्मोसिस का जो भी है वो पलट जाए, इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्वेश्चन में क्या पूछा था, और रिवर्स ऑस्मोसिस में यूज़ करने वाले SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिससे सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, एक है सेलुलोस एसीटेट, दूसरा है पोटेशियम फेरोसाइनेट। जैसे कि मैं भी अपने पेपर में लिख नहीं पाया, मैं सिर्फ सेलुलोस लिख के आया हूँ, लेकिन इसको आपको रटना चाहिए था, लेकिन इनको देना नहीं चाहिए था क्योंकि टेक्स्ट बुक में इसका
प्रॉपर एग्जांपल नहीं दिया है, चाहे तो इधर आप देख सकते हैं ये क्या है और ये दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर है। ये आपके सिलेबस में तो नहीं दिया है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लिखा है। ये क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनेट और ये सेलुलोस एसीटेट। इसका जो भी ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये है सेलुलोस, ये है साइनेट, पोटेशियम फेरोसाइनेट। ठीक है, आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन व्हेन रेड यानी RBC आर प्लेस्ड इन 0.5 NaCl सोल्यूशन? क्या दिया है? RBC का कंसंट्रेशन कितना है? RBC का नहीं दिया है, NaCl का दिया है। NaCl का दिया है 0.5। और आपको पता होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक में दिया होगा कि RBC का होता है 0.9। और क्वेश्चन कर सकते थे कि वो ईजी है, इससे भी कंपेरेबल। ठीक है, अब पूछा है, अब इसको प्लेस करेंगे तो क्या होगा? आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सोल्यूशन में ऑस्मोसिस जो भी होता है वो होता है सोल्यूशन का लोअर कंसंट्रेशन टू सोल्यूशन का हायर कंसंट्रेशन। ये सोल्यूशन का है, सॉल्वेंट का हायर टू लोअर होता है, सोल्यूशन का लोअर टू हायर होता है। इसका मतलब है NaCl से सारे पार्टिकल RBC में आएंगे, यानी अब इसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा, यानी वो फूल जाएगा को हम कहते हैं इंग्लिश में स्वेलिंग। तो इधर होगा स्वेलिंग, इधर होगा दे विल स्वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, 1 मोल KCl और 1 मोल यूरिया? जैसे कि आप जानते हैं कि यूरिया का I वैल्यू होता है 1 और वही KCl का I वैल्यू होता है 2। और जो हमें पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई = IMRT होता है, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। इसकी वजह से KCl का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी π2 विल बी ग्रेटर देन π1। सिर्फ इतना ही लिखना था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? आपको पता होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होते हैं जो प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट। सो आपको सिर्फ इतना लगता था क्योंकि वो डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, इसलिए एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जैसे कि ABCD ऐसे देते होते हैं, इसको आपको जानना होता है। और इधर एक कंपाउंड का जो भी फार्मूला है दिया है Ce6H6O, इधर आप पढ़ सकेंगे तो मिलेगा ऑक्सीडाइजर्स विथ CrO3। आपको याद रखना चाहिए था कि CrO3 अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम इससे एक अल्कोहल ग्रुप का जनरेट करेंगे, यानी इसमें बनेगा हम C2H5OH। ठीक है, कंपाउंड टू फॉर्म कंपाउंड बी, ये एक ऑक्सीडाइज करके कंपाउंड बी बनाएगा। कंपाउंड बी आर्मिंग विथ आयोडीन एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH गिव्स, यानी इसका मतलब है एक कीटोन है। ये आइडो फॉर्म टेस्ट दे रहा है, यानी ये है एक कीटोन, यानी मिथाइल कीटोन है। कौन सा? कंपाउंड बी। ठीक है, कंपाउंड ए हीटेड विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 4N3 केल्विन। 4N3 केल्विन पे क्या होता है? 4N4 पे होता है इसका एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको हम इसी को हम लिखेंगे। ठीक है, 4-3 केल्विन पे टू फॉर्म कंपाउंड ई विच ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस HI गिव्स कंपाउंड ई। ठीक है, हमें फर्स्ट अल्कोहल यानी C2H6O को हम कंपाउंड के फॉर्म में लिखेंगे तो मिलेगा C2H5OH। C2H5OH CrO3 के प्रेजेंस में हमें देगा एक कीटोन नहीं कह सकते। ठीक है, C2H5 है ना, इससे CH3COH होगा। जैसे कि एक मिथाइल ग्रुप लगा है, ये जो भी है ग्रुप, ये NaOH के प्रेजेंस में यानी इसमें हमको मिलेगा CHI3 और जो भी दूसरा मिलेगा C≡OH और इधर बनेगा सॉल्ट यानी ONA। जो भी है HCI3 एक येलो PPT है,
यही इसके बारे में इधर कहा था, ये इधर लिखा है देखो, येलो प्रेसिपिटेट। CH3 एक येलो प्रेसिपिटेट है। आइडोफॉर्म जो भी होता है वो एक येलो प्रेसिपिटेट होता है। इन कंपाउंड इज हीटेड विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 400 केल्विन, कंपाउंड डी इस फॉर्म, ठीक है। कंपाउंड डी फॉर्म होता है, लिखा है कितना टेम्परेचर को आपको ध्यान में रखना चाहिए था, 413 लिखा है, 443 नहीं। अल्कोहल C2H4OH 443 पे होते हैं, अल्कीन देंगे, ये ऐसा बनेगा। लेकिन अल्कोहल C2H5OH 413 केल्विन पे देंगे, ईथर यानी एक ऐसा कंपाउंड बनेगा, एक ईथर बनेगा, ठीक है। फिर लिखा है HI। आपको इतना तो समझ में आया था। तो HI का रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आप टेक्स्ट बुक में पढ़े होंगे, तो वो होता है एक ईथर से। हमें लिखना है ईथर के साथ इसका रिएक्शन। ईथर के साथ कुछ नहीं बनेगा, CC आएगा और दूसरी तरफ OH और CC, सिर्फ इतना आएगा। एक तरफ इथेनॉल आएगा, दूसरी तरफ 1-आइडो ईथेन आएगा, ठीक है। एक चेन रिएक्शन था, आप लिख सकते थे। कंपाउंड UC, इसमें कुछ नहीं है। एक कंपाउंड E है, एक कंपाउंड D है, और क्या दिखा है, कंपाउंड D और कंपाउंड C येलो प्रेसिपिटेट। एक है कंपाउंड C, ये है कंपाउंड C, ये है कंपाउंड C, कंपाउंड A, ये है कंपाउंड A, और जो भी ऑक्सीडाइज बन के बना था ये है कंपाउंड आपके, ये हम रेड कलर को चेंज करेंगे। ये है कंपाउंड B, ये है कंपाउंड A, और ये है कंपाउंड C, और नेक्स्ट है हमारा एक कंपाउंड D, और ये है एक कंपाउंड E। इसको आप कंपाउंड E कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल इक्वेशन इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट है फिनॉल ट्रीटेड विथ HNO3। आपको ये याद रहेगा कि फिनॉल को हम जब HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनता है पिक्रिक एसिड, यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी 2 पे वो सॉरी नाइट्रो है ना, HNO3 NO2 और NO2 जरा हैंड राइटिंग को छोड़ देना, माफ़ कर देना भाई को। इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, प्रोपीन इंस्टीट्यूट B2H6, प्रोपीन ठीक है, प्रोपीन B2H6 में आपको इधर याद रखना था कि ये एक एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से लगता है, यानी ये बनेगा CCCOH, यानी ये बनेगा क्या बोलते हैं 1 2 3 है ना, प्रोपेनॉल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम टर्ड ब्यूटाक्साइड ट्रीटेड विथ CH3Cl, ठीक है। सोडियम टर्ड ब्यूटाक्साइड ये होता है CCCONA, ये होता है सोडियम टर्ड ब्यूटाक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH3X, ये बनाएगा C, माफ़ कर देना, इधर C नहीं आएगा, इधर बनेगा, इधर हैलोजन जुड़ जाएगा, कहाँ पे, 3rd डिग्री पे हैलोजन जुड़ जाएगा, इधर X बनेगा और वो बनेगा CH3ONA। ये सिंपल रिएक्शन थे, आप कर लिए होंगे लगता है मुझको। अब नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, सॉरी दूसरा क्वेश्चन मिस हुआ है। B, गिव अ सिंपल टेस्ट टू टेस्ट बिटवीन ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 2। दोनों में क्या डिफरेंस है, ब्यूटेन 1 और ब्यूटेन 2 में। ब्यूटेन 1 में होता है इधर OH ब्यूटेनॉल, और दूसरा 1 2 3 2 OH और C। इधर हम डालेंगे SOCl2, यानी इसमें हम लगाएंगे लूकास रिएजेंट होता है ZnHCl। इसमें जाएंगे तो ये टर्बिडिटी देगा। 1 डिग्री का जो होता है टर्बिडिटी नहीं देगा, नो टर्बिडिटी, यानी PPT नहीं बनेगा। और 2 डिग्री का होता है 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी देगा, ठीक है। ये सिंपल रिएक्शन दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। आपको इधर ये ध्यान रखना चाहिए था कि मेथनॉल जो होता है वो एसिड से भी एसिडिक होता है, यानी H2 is more acidic than methanol, H2O is more acidic than methanol, CH3OH। लेकिन इधर उन्होंने इथेनॉल दिया है, इसलिए सबसे पहले आएगा फिनॉल के बाद आएगा इथेनॉल, उसके बाद आएगा हमारा तीसरा H2O यानी वाटर। ये सिंपल रिएक्शन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस कंपाउंड का नेम पूछा है, इसका कंपाउंड का नाम बनेगा ब्यूट। 2 पे क्या है, ईन है, ब्यूट 2 ईन अल, ब्यूटिनल, ठीक है। गिव अ सिंपल टेस्ट बिटवीन प्रोपोनॉल एंड प्रोपोनोन। कुछ नहीं है, प्रोपोनल और प्रोपोनॉल के बीच में देखिए, एक है एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। आप इसमें कुछ नहीं सकते, NaOI डाल सकते हैं, यानी एक हेलोपम रिएक्शन है, NaOI, ये देगा C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और दूसरा होगा प्लस Ci, जो भी है आइडोफॉर्म में आइडोफॉर्म करेंगे Ci3, ये एक PPT होता है, और वही एल्डिहाइड इस रिएक्शन को नहीं देंगे, इसको हम कहेंगे नो रिएक्शन। अब नेक्स्ट है हाउ कन्वर्शन है। कन्वर्शन इसको आप पढ़े होंगे, टोलिन टू बेंजोइक एसिड। कुछ नहीं है, हमें टोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, टोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 देगा बेंजोइक एसिड। ये है फर्स्ट का रिएक्शन। नेक्स्ट है दूसरा है एथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल। एथेनॉल जो भी इधर एक एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ SN, ये क्या करेगा, इसको OH देगा और इसमें आएगा CN ग्रुप जुड़ जाएगा। बहुत बड़ा हो गया, इसको छोटा करेंगे, थोड़ा छोटा हो जाए, ठीक है। SN के साथ रिएक्ट करके बनेगा साइनोहाइड्रिन कंपाउंड, और जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे यानी HCO के, ये CN जो भी होता है, CN इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस ये देता है COOH। सो इसका रिएक्शन जो भी है ब्यूटेनॉल से साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बनेगा, और उसके बाद सीधा बनेगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। पहले इथेनॉल के इन द प्रेजेंस ऑफ SN रिएक्ट कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन देगा, फिर CN हाइड्रोलाइज होके एसिड देगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपेनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ये 2 स्टेप में होगा, इधर देख सकते हैं। पहले इथेनॉल को हम PCC यानी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें देगा इथेनल, एक एल्डिहाइड। इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 MgBr, ये एक ऐसा रिएक्शन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH और नीचे CH3 MgBr, CH3 MgBr। इधर क्या होगा, CH3 C के इधर हो जाएगा OH और इधर जाएगा CH3 और ये बनेगा O प्लस O माइनस MgBr माइनस, और इसके बाद जो भी है हम इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे, यानी पानी से रिएक्ट करेंगे तो ये पूरा ग्रुप हट के H आ जाएगा। ये बनेगा CH3 CH OH और CH3। हमें पूछा क्या कहता है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड बनाना है तो हमें इधर रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन हम क्या करेंगे, इथेनॉल बनाएंगे CH3CHO, इसको हम C डबल बॉन्ड OH इससे रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3COH, इधर क्या बनेगा COOH, ये वाला कंपाउंड बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ SCHO, यानी फॉर्मल्डिहाइड के प्रेजेंस में ये ऐसा वाला कंपाउंड देगा। हम इसमें डालेंगे Br2H2O, ब्रोमीन वाटर। ये टर्मिनल ग्रुप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, ये बनेगा CH3COH और टर्मिनल ये बनेगा COOH। ये हो गया हमारा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ये बहुत ही कन्फ्यूजन लगा होगा, बहुत स्टूडेंट इसको छोड़ के आ गए होंगे, लेकिन आप, मुझे लगता है अब तो स्टंट है, इसको कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इधर कुछ नहीं है, आपको पहले भी बताया था मैंने। इधर से सिर्फ जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इधर से हमें सिर्फ और सिर्फ पानी निकालना होता है, ठीक है। हम इधर से पानी निकालेंगे तो क्या आएगा, ऐसे बेंजीन बनेगा इधर से, और इधर से H2O निकाल देना, ठीक है। बेंजीन रिंग से पेंटेन जो भी है साइक्लोपेंटेन, इससे बनेगा N डबल बॉन्ड OH, एक ऑक्सीजन OXIMe है, ठीक है। नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस। ये ऐसे 2 कंपाउंड बनना चाहिए, जब भी डबल बॉन्ड होता है उधर ऑक्सीजन जुड़ जाता है ओजोनोलाइसिस में, इसलिए इसका जो भी वो क्वेश्चन मार्क है वो बनेगा इधर बेंजीन पे डबल बॉन्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क ये बनेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो एक वाले कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है SOCl2। आपको याद रखना चाहिए कि एसिड के साथ जब रिएक्शन करेंगे SOCl2 को, वो देगा RC डबल बॉन्ड ओ Cl, यानी इधर जो भी कंपाउंड है इधर वो होगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा कर, RC डबल बॉन्ड ओ Cl, और नीचे एक अल्कोहल ग्रुप लगाया SOCl2, इसको भी रिएक्शन करके क्या देगा, इधर एक
Cl बनाएगा, ठीक है। ए डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं करेगा, एक सिंपल रिएक्शन था, ठीक है। ये थर्ड रिएक्शन। अब फोर्थ में NaCN के साथ C डबल बॉन्ड जो भी है इससे ये रिएक्ट होगा, ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और H जब NaCN से रिएक्ट कराएंगे तो NaCN ये बन जाएगा CO Na और Cn, ठीक है। इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर रिएजेंट पूछा है। बेंजीन पे हम जब भी CH3 एनहाइड्रस HCl लगाएंगे तो ऐसे वाला कंपाउंड दे देगा, COCH3 वाला। ये हमको पूछा भी गया था। COCH3 क्या होगा, रिएजेंट CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये वाला रिएजेंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक फिजिकल केमिस्ट्री से, बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। इसका जो भी सोल्यूशन है इधर लगा दिया है। जैसे कि ई सेल होता है, ये कैथोड माइनस, ये कैथोड होता है, एनोड होता है, ठीक है। ये कैथोड माइनस जो भी इसका वैल्यू है -2.7 1.5, इसको जब पूरा आएगा तो ई सेल आएगा, ई सेल इक्वल टू -4.37 वोल्ट आएगा, ठीक है। और गिब्स फ्री एनर्जी लिखा है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है -NF E0 सेल होता है, उसके हिसाब से माइनस जो भी है माइनस उसके बाद n, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इधर 3 है और इधर 2 है, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, इसलिए n का वैल्यू 6 आएगा। और f का वैल्यू होता है 96500 फराड का, और जो भी E0 सेल है ये इतना है। गिब्स फ्री एनर्जी आएगा 2.330 इधर के यानी kg यानी 10⁻³ जूल में आएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, फॉलोइंग एनर्जी लिखा है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी प्रेडिक्ट किधर था, रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियस। अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव रहेगा तो ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। क्यों, इसका जो भी है गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस रहेगा, इसलिए एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है इसका लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टार्निश सिल्वर AgCS2 एक क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। हमको क्या पूछा है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, ई कैथोड माइनस सी एनोड। जब इसमें देखेंगे तो एक कैथोड का वैल्यू है 0.71 और एनोड का है -66, तो इसका रिएक्शन जो भी ऐड करके आएगा 0.59 वोल्ट आएगा, ठीक है। क्या पूछा है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोजीशन, तो कैलकुलेट करेंगे तो इतना आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, डिफाइन सेल पोटेंशियल। इधर है डिफाइन सेल पोटेंशियल और फ्यूल सेल। सेल पोटेंशियल जो भी होता है इधर लिखा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन द इलेक्ट्रोकेमिकल। जो भी ये सेल होता है दो, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन का, इनको कहते हैं बैटरी, यानी इसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम कहेंगे ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। Next है फ्यूल सेल। A fuel cell is a device that converts chemical energy from a fuel into electricity through electrochemical reaction. Fuel cells are similar to battery. ये लिखना था आपको, बहुत ही ईजी था, थेरेटिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग। सेम वही है, ई कैथोड ई एनोड करके आपको एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। जब भी झड्डन आएगा तो झड्डन किसकी तरह करेगा, एनोड। कैथोड जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये CD इलेक्ट्रॉन का कैथोड आएगा। सो इसको आप करेंगे तो ई कैथोड ई एनोड से इसका सेल पोटेंशियल आएगा 0.36 ई सेल, इधर दिया है 0.40 -0.40 और -0.76 है। इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा, इसका वैल्यू होगा 0.36 वोल्ट। अब हम इसमें अब नेक्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, जैसे कि नेक्स्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.051 n/log कैसी होता है, आपको इक्वेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.395 वोल्ट, ठीक है। इतना ही था हमारा जो भी क्वेश्चन पेपर सेट 2, एक बेंगलुरु रीजन का मान सकते हैं, ये साउथ इंडिया का क्वेश्चन पेपर था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।